हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूमिका, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और आज हम करेंगे फॉर लूप इन पीएचपी। बिफोर दैट, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम फॉर लूप को यूज़ क्यों करते हैं, इवन लूप को ही यूज़ क्यों करते हैं। लूप क्या होता है कि मतलब जब हम एक ही पाथ में बार बार घूम रहे हैं तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, हम लूप बोलते हैं। तो पीएचपी में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बार बार सेम चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल 10 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, 10 एम्प्लॉयज हैं और उनकी सैलरी बनाने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लगता है। तो फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट होगी और क्या करेंगे, हम उसके बेसिक पे ऐड करेंगे, उसका एचआरए टीएडीए सब कुछ ऐड करेंगे और उसके बाद क्या होगा, उसकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। और सेकंड एम्प्लॉय की सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, वैसे ही सेकेंड एम्प्लॉय की सैलरी एंटर करेंगे और उसमें बाकी सारे फंड्स ऐड करेंगे तो उसकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये स्टेप्स हमें कितनी बार फॉलो करने हैं जब तक हमारे वो 10 एम्प्लॉयज का डेटा कंप्लीट नहीं हो जाता। और दूसरा एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का ग्रेड निकालना है कि उसका ए बी सी डी कौन सा ग्रेड है, या फिर उसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल हम सिंपल सी चीज़ करते हैं कि जिसका परसेंटेज 33 से कम है वो फेल है, जिसके 33 से अबव है वो पास है। ठीक है, तो हमारे पास मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो फर्स्ट स्टूडेंट के हम मार्क्स एंटर करेंगे तीनों सब्जेक्ट के, फिर उसका क्या करेंगे, हम परसेंटेज निकालेंगे, उसका टोटल निकालेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे, फिर उसके बाद कंडीशन लगेगी कि ये पास है या फेल है। फिर ऐसे ही सेकंड स्टूडेंट के लिए कैसे चलेगा, सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स एंटर होंगे और उसका टोटल कैलकुलेट होगा, फिर उसकी परसेंटेज निकलेगी। तो ये देखो, क्या एक तो तरीका ये था कि 10 स्टूडेंट्स के लिए हम 10 अलग अलग बार कोड लिखेंगे, लेकिन हमारे पास लैंग्वेजेस में एक फैसिलिटी है, लूपिंग फैसिलिटी। लूप में क्या होता है, हमने एक बार कोड लिख दिया कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट का डेटा आएगा उसमें क्या आएगा, सबसे पहले उसका मार्क्स हम एंटर करवा देंगे, उसका टोटल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी परसेंटेज निकालेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे कि वो पास हो या फेल है। ठीक है, और वो लूप तब तक चलता रहेगा जब तक सारे स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते। तो ये 4 स्टेप हम एक ही बार लिखेंगे और वो सब किसके लिए फॉलो होने चाहिए, जब तक हमारे पास वो 10 स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते। तो हम जानते हैं पीएचपी for in PHP for loop can be used to traverse set of code for specified number of times। ठीक है, तो मतलब पीएचपी में हम लूप को क्यों यूज करते हैं, ताकि हम कुछ मतलब कुछ कोड को क्या कर सके, कुछ नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सके। जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन सा कोड हमें कौन कौन से लॉजिक को रिपीट करना है, कि हमें एंटर करवाने हैं मार्क्स, उसके बाद टोटल कैलकुलेट करना है और उसके बाद क्या करना है, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने, फिर रिजल्ट करना है। तो ये स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स की मतलब कितने स्टूडेंट्स के लिए रिपीट करना, उतनी बार हमारे पास चलेगा लूप। इट शुड बी यूज्ड इफ द नंबर ऑफ आइट्रेशंस इज नोन। मतलब इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन, मतलब फॉर लूप को हम तब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि कितनी बार लूप को एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास में रिजल्ट बनाना है, तो क्लास में रिजल्ट पता ही होगा कि क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हम फॉर लूप को यूज करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमें पता नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ टाइम लूप को एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम व्हाइल को यूज करेंगे। लेकिन हमें वहां ये पता होता है कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशन है, अब एडमिशन के लिए क्या होता है कि बच्चा आएगा हमारे पास, उसके हम क्या करेंगे, मार्क्स कैलकुलेट करेंगे कि कितनी परसेंटेज, तो उसकी मेरिट लिस्ट बनती है। अब लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आ सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप को यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास टर्मिनेशन कंडीशन पता होनी चाहिए कि मतलब हमें खत्म कहाँ पर करना है। ठीक है,
जैसे कि हम आगे एग्जाम्पल फिबोनाची सीरीज है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको आगे समझाऊंगी. दिस मीन्स फॉर लूप is used when you are already know how many times you want to execute a block of code. मतलब for loop हम कब यूज करेंगे, जब हमें पता होगा कि हमने वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब जो ब्लॉक ऑफ सीक्वेंस ऑफ कोड है, वो कितनी बार एग्जीक्यूट करना हो और हमें प्रोग्राम को रन करने से पहले ही पता हो, तो हम फॉर लूप को यूज करेंगे. इट अलाउज यूजर टू पुट ऑल द लूप रिलेटेड स्टेटमेंट इन वन प्लेस. मतलब इसके थ्रू क्या कर सकते हैं यूजर्स कि हमको एक ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट आनी चाहिए, मतलब रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए एक ब्लॉक में कौन कौन सी स्टेटमेंट होगी, बच्चे के मार्क्स एंटर करवाओ, उसके बाद टोटल कैलकुलेट करो, उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करो और उसके बाद रिजल्ट कैलकुलेट करो. तो हमने क्या करा, एक ही जगह जो रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं वो हम एक जगह डाल सकते हैं. अब इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स देखते हैं हम. इसमें तीन चीजें लगती हैं फॉर लूप में. एक होता है इनिशियलाइजेशन कंडीशन, एक होता है कंडीशन टर्मिनेशन कंडीशन और एक होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. इनिशियलाइजेशन कंडीशन क्या होता है, मतलब जैसे हमारे पास जावा सी सी प्लस प्लस इसमें लूप यूज होता है, बिल्कुल सेम पैरामीटर्स हम पीएचपी में भी यूज करते हैं. तो इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग काउंट को स्टार्ट कहाँ से करना है, मतलब क्लास में फर्स्ट स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब 1 से शुरू होनी चाहिए फॉर एग्जांपल. या फिर हम कहते हैं कि क्लास में अगर पहला रोल नंबर 2001 है, तो पहली वैल्यू क्या होगी 2001, मतलब फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करें. अगला होता है टर्मिनेशन कंडीशन की, मतलब कहाँ पर खत्म करनी है वैल्यू, कि फॉर एग्जांपल अगर क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और हमने इनिशियलाइजेशन कंडीशन कहाँ से दे दी 2001 से, तो 10 स्टूडेंट कब होंगे हमारे पास 2010 पे हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे. तो हमारे पास ये हो गया. या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्लास में एक रोल नंबर है और लास्ट रोल नंबर हमें पता है कि क्लास में 10 ही बच्चे अलाउड है फॉर एग्जांपल. तो टर्मिनेशन कंडीशन में क्या आ जाएगा कि जब तक हमारे काउंट की वैल्यू या तो मतलब 10 से छोटी है तब तक हमारा लूप चलता रहे. इनिशियलाइजेशन को पढ़ लेते हैं. इनिशियलाइज द लूप काउंटर वैल्यू, मतलब ये काउंटर की वैल्यू, काउंटर क्या है, जो हमारी वैल्यू को काउंट कर रहा है उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं. द इनिशियल वैल्यू ऑफ फॉर लूप इज डन ओनली वंस. इनिशियल वैल्यू हम फॉर लूप की एक ही बार दे सकते हैं. किसी भी चीज का स्टार्ट हम ये थोड़ी ना कह सकते कि क्लास के रोल नंबर 2001 से भी शुरू होंगे और 3001 से भी शुरू होंगे. एक क्लास के दो रोल नंबर कैसे हो सकते हैं. तो हमेशा इनिशियलाइजेशन कंडीशन एक ही होती है. उसके बाद दिस पैरामीटर इज ऑप्शनल. आप स्टार्टिंग वैल्यू अगर नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ से शुरू होगी, जीरो से. Evaluate each iteration value. The loop continuously executes until the condition is false. मतलब ये आपकी कंडीशन का टर्मिनेशन कंडीशन देखो, 10 हमने डाली इसमें वैल्यू, तो 10 तब तक हमारा लूप चलता रहेगा जब तक 10 स्टूडेंट्स कैलकुलेट नहीं हो जाते. इफ ट्रू लूप एग्जीक्यूशन कॉन्टिन्यूस, देखो सबसे पहले वैल्यू क्या हुई 1, फिर हुई 2, 2 की वैल्यू 10 से छोटी है, फिर 3, फिर 3 की वैल्यू 10 से छोटी है. मतलब लूप चलता रहेगा जब तक हमारे पास टर्मिनेशन कंडीशन नहीं आ जाती. अदरवाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप एंड, मतलब जैसे ही वैल्यू 10 आ गई उससे बाहर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा लूप. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इट इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. मतलब इसमें बताते हैं कि आपको जो लूप की वैल्यू है वो कितने कितने स्टेप्स पे रखनी है. फॉर एग्जांपल हमें इवन नंबर प्रिंट कराने हैं 2 से लेके 10 तक, ठीक है, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 2 और टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी 10. और इंक्रीमेंट, अब इवन नंबर कितने कितने के बाद अगर 2 आ गया, फिर इसमें कितने ऐड करेंगे 2 3 4, 2 ऐड करेंगे ना, 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा. मतलब यहाँ पर हमने कितने कितने का गैप दिया, हमने 2 2 का गैप दिया. अब क्लास में स्टूडेंट है, पहला रोल नंबर 2001 और लास्ट रोल नंबर क्या है 2010, तो हम उसमें कितने कितने का इंक्रीमेंट देंगे, एक एक का इंक्रीमेंट देंगे. तो थर्ड चीज, मतलब फॉर लूप में हम तीन चीजें पास करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू, एंड वैल्यू और इंक्रीमेंट हो रही है वैल्यू या डिक्रीमेंट. जरूरी नहीं है हम फॉर एग्जाम्पल हमने प्रिंट करवाने हैं 10 से लेकर 2 तक इवन नंबर, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 10, एंडिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 2,
और यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, डिक्रीमेंट, कि हर बार कितने की डिक्रीमेंट हो रही है, 10 में से 2 माइनस कर दिया 8 आ गया, 8 में से 2 माइनस कर दिया 6 आ गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है हमारे पास, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, इनिशियलाइजेशन, हमने लिखा कि हमें 2 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं और इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो इनिशियलाइजेशन क्या होगी, हमने फॉर एग्जांपल आई से डिनोट कर रहे हैं, तो इनिशियलाइजेशन क्या हो गया, आई की वैल्यू हमने 2 रख दी तो 2 होगी। और अब ये स्टार्टिंग है, इनपुट है ना, तो इनपुट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। साथ साथ आप फ्लो चार्ट बनाना भी सीखे। उसके बाद ये क्या है, फ्लो लाइंस जो एरो है। उसके बाद कंडीशन, कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम एक डायमंड का साइन यूज करते हैं। कंडीशन क्या लगाई, जब तक हमारी आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 के नहीं हो जाती, मतलब जब तक आपकी आई की वैल्यू या तो 10 से छोटी है या फिर 10 के बराबर है, तो ये आपकी कंडीशन ये लिखी हुई है। तो अगर तो कंडीशन ट्रू है, मतलब आई की वैल्यू 10 से छोटी है, तो फिर क्या चलेगा, अगर ट्रू है तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट, तो वो लिख देगा 2। हमने मान लो स्टेटमेंट में प्रिंट करवा दिया 2। इनपुट और आउटपुट के लिए हम रेक्टेंगल यूज करते हैं, और या किसी फॉर्मूले के लिए भी हम रेक्टेंगल यूज करते हैं। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 2 प्रिंट करवा दिया। फिर उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हमने 2 से 10 तक जाना, तो इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट होगा, तो उसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा ना, मतलब आई की वैल्यू में कितना ऐड करना है, हमने 2 ऐड करना है। तो आई की नई वैल्यू आ गई हमारे पास, उसने चेक करा क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है उसके बराबर है, हाँ है, तो फिर वो कहाँ पर गया, स्टेटमेंट पे जाएगा, तो वो क्या करेगा, 4 प्रिंट करवा देगा। फिर इसमें क्या करेगा, उसमें 2 दोबारा से ऐड कर देगा, 6 होगी, वो चेक करेगा 6 10 से छोटा या उसके बराबर है, तो फिर उसको प्रिंट कर देगा। फिर उसमें इंक्रीज कर देगा, 8 होगी वैल्यू, 8 10 से छोटा या उसके बराबर है, हाँ है, तो वो 10 को प्रिंट करवा देगा। फिर करेगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर मतलब वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। अब 10 गया वापस, क्या 10 की वैल्यू 10 से छोटी है 10 के बराबर है, हाँ 10 के बराबर तो है, फिर वो 10 की वैल्यू को प्रिंट करेगा। फिर इंक्रीज कर देगा, कितनी वैल्यू होगी, 12 होगी। अब 12 वैल्यू जब ऊपर गई तो 12 चेक करा, क्या 12 की वैल्यू 10 से छोटी है उसके बराबर है, नहीं है, फॉल्स होगी कंडीशन, तो मतलब वो बाहर आ जाएगा, मतलब और कुछ नहीं करेगा वो। तो ये था फ्लो चार्ट इस चीज का, फॉर लूप का। अब एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। देखो पीएचपी का कोई भी कोड लिखने के लिए, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, हम क्या करते हैं, पीएचपी के टैग को ओपन करना है और पीएचपी के टैग को क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप लगाया, फॉर की ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद, इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। और इसकी कर्ली ब्रैकेट शुरू होगी, कर्ली ब्रेसेस शुरू होगी इसके स्कोप को दिखाने के लिए। पाइथन में क्या होता है, इसके लिए इंडेंटेशन यूज करते हैं, तो हम अभी पाइथन को भूल जाते हैं, हम पीएचपी करते हैं। फॉर लूप, फॉर आ गया यहाँ पर, और $n मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, n की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है, और फिर लगेगा कॉलन का साइन, कॉलन का साइन लगाया। n की वैल्यू कब तक चलेगी, जब तक लेस देन इक्वल टू 10 के नहीं, जब तक n की वैल्यू n 10 से छोटी है उसके बराबर नहीं हो जाती तब तक चलेगी। फिर $n प्लस प्लस, मतलब प्लस प्लस का मतलब होता है हमेशा एक, कि मतलब एक इंक्रीमेंट करेगी, तो मतलब इसका मतलब होता है n इज इक्वल टू n प्लस 1, मतलब हर बार इसमें एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, इको, हमने $n की वैल्यू प्रिंट कर दी और अंदर क्या लिख दिया, ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन मतलब ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, लेकिन इसमें क्या किया हमने, अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, यहाँ पर हमने एक ही लाइन में लिख दिया। यहाँ पर देखिए क्या होगा, हमारी फॉर की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है, पहले 1, एन की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर उसमें एक का इंक्रीमेंट हो गया, फिर 2 अप टू 10 तक प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपका भी लॉजिक समझाया। हाँ जी, तो हमें क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले काउंटर की वैल्यू सेट, काउंटर भी क्या है, एक वेरिएबल है, मतलब $n से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी वेरिएबल को, जैसे कि मैंने आपको वेरिएबल्स की वीडियो में बताया। वेरिएबल की वैल्यू काउंट करेगा, ये 1 से शुरू करेगा, कब तक काउंट करेगा, जब तक n की वैल्यू
छोटी है 10 से या फिर 10 के बराबर नहीं हो जाती। और डॉलर एन प्लस 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 क्या इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये इसके बराबर होता है कि एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, मतलब हर बार इसमें एक एक की इंक्रीमेंट होगी। ई को कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए है, और डॉलर एन इसकी वैल्यू प्रिंट होती रहेगी, ब्रेक लाइन होता है नेक्स्ट लाइन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऑल द थ्री पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, मतलब ये जो तीनों पैरामीटर है, स्टार्टिंग वैल्यू, टर्मिनेशन कंडीशन और ये ऑप्शनल, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा देखते हैं। बट सेमी कॉलन इज मस्ट, मतलब यहाँ पर हमने लगाया ना कि स्टार्टिंग वैल्यू के बाद सेमी कॉलन लगाया, टर्मिनेशन के बाद सेमी कॉलन लगाया, मतलब आप ये बीच में कंडीशन ना लिखो चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कॉलन साइन लिखना कंपल्सरी होता है। इज मस्ट टू पास इन फॉर लूप, मतलब फॉर लूप को पास करने के लिए रिक्वायरमेंट है। इफ वी डोंट पास पैरामीटर्स इट विल एग्जीक्यूट इनफाइनाइट, मतलब अगर हम कुछ भी पैरामीटर्स नहीं देंगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब लगातार चलता ही रहेगा लूप और कभी खत्म ही नहीं होगा, और मतलब इसे रन टाइम एरर भी कह सकते हो आप। तो ये क्या है, हमने एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर लूप को हमने क्या किया, फॉर लूप का सॉरी पीएचपी का टैग स्टार्ट करा, पीएचपी का टैग हमने बंद किया। अब हमने क्या कर दिया, आई की वैल्यू हमने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है, तो हमने डॉलर आई की स्टार्टिंग वैल्यू दे दी, हमने 1 रख दी, ठीक है। उसके बाद फॉर में क्या करते हैं हम सेमी कॉलन लिखने कंपल्सरी है, मैंने आपको बताया अभी सेमी कॉलन दोनों कहाँ से आए हैं। तो ये क्या लिखा, फॉर लूप में 2 हमारे पास सेमी कॉलन आ गए। फिर मैंने आपको बताया था फॉर लूप का ब्रैकेट शुरू होगा, मतलब फॉर लूप के अंदर जो भी कोड लिखेंगे उसका ब्रैकेट शुरू होगा और उसका ब्रैकेट बंद होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और उसमें क्या हो रहा है, इको डॉलर आई प्लस प्लस, मतलब जो आई की वैल्यू थी उसमें एक ऐड हो रहा है, ठीक है, और एंटर हो रहा है, कुछ नहीं, ऐड हो रहा है एंटर हो रहा है। इको मतलब प्रिंट हो रहा है, प्रिंट क्या हो रहा है, एक एक वैल्यू ऐड होकर इसमें प्रिंट हो जा रही है। और उसके बाद अगला लाइन मतलब ब्रेक लाइन, इको मतलब इसमें क्या है, अगली अगली लाइन में जा रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में जा रहा है सब कुछ। तो 1 2 3 4 मतलब काउंटिंग चलती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी, तो आपको प्रोग्राम खुद से टर्मिनेट करना पड़ेगा। इसके बाद है पीएचपी नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, मतलब नेस्ट क्या होता है, तिनके के अंदर तिनका, तिनके के अंदर तिनका, मतलब नेस्ट। नेस्ट मतलब लूप के अंदर हम लूप यूज कर रहे हैं। वी कैन यूज फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप इन पीएचपी, मतलब हम पीएचपी में क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप भी लगा सकते हैं। इट इज नोन एज नेस्टेड फॉर लूप, और इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। द इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन द आउटर फॉर लूप एग्जीक्यूट कंडीशन इज फाउंड ट्रू, मतलब अंदर का फॉर लूप, मतलब मैंने आपको बताया ना लूप के अंदर हम लूप लगा सकते हैं, तो अंदर वाला फॉर लूप तब एग्जीक्यूट होगा, मतलब बाहर वाला फॉर लूप तब एग्जीक्यूट होगा जब अंदर वाला लूप पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अंदर का फॉर लूप एग्जीक्यूट ही तब होगा जब हमारे पास आउटर लूप, जो बाहर वाला लूप है, उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है। मतलब क्या है, हमने मान लो हमारे पास 2 कमरे, एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा है, ठीक है। तो अंदर वाले कमरे में अगर हमें घूमना है तो अंदर वाले कमरे में जाने के लिए बाहर वाला दरवाजा तो खुला होना चाहिए ना। वैसे ही जब बाहर वाले लूप की कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी, तभी हमारे पास अंदर वाले लूप की कंडीशन क्या होगी, मतलब हम अंदर वाले लूप में एंटर कर सकते हैं। इन केस ऑफ इनर और नेस्टेड लूप इज एग्जीक्यूटेड फुली फॉर वन आउटर लूप। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो बाहर वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो पहले उसके अंदर वाला लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर बाहर वाले लूप की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर अंदर वाला लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर बाहर वाले लूप की वैल्यू, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। मान लो बाहर वाले लूप की वैल्यू जा रही है 1 से लेके 3 तक, और अंदर वाले लूप की वैल्यू भी कहाँ जा रही है, 1 से लेके 3 तक। तो बाहर वैल्यू क्या हुई, सबसे पहले 1 हुई, और अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, खत्म होगी। फिर बाहर की वैल्यू क्या होगी 2, फिर अंदर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, फिर बाहर की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, फिर अंदर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। मतलब
जब बाहर अंदर वाला लूप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बाहर वाले लूप की बारी आएगी। If outer for loop is to be executed for 3 times and inner for loop for 3 times, मतलब बाहर वाले ने भी 3 बार एग्जीक्यूट करना है, अंदर वाले लूप ने भी 3 बार एग्जीक्यूट होना है। इनर फॉर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 9 टाइम्स, मतलब 9 टाइम्स हो गया ना। पहले 1 के लिए, अब बाहर की वैल्यू के लिए 3 बार चला, फिर अंदर की बाहर की दूसरी वैल्यू के लिए 3 बार चला, फिर बाहर की तीसरी वैल्यू के लिए 3 बार, तो टोटल कितनी बार हो गया? 9 टाइम्स चलेगा। 3 टाइम्स फॉर फर्स्ट आउटर लूप, 3 बार चलेगा सेकेंड आउटर लूप के लिए, और 3 बार चलेगा थर्ड आउटर लूप के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं, हमने दो कोई काउंटर रख दिया, ये आई रख दिया, ये जे रख दिया। आई की वैल्यू क्या रख दिया हमने? 1 से लेके 3 तक, और एक एक का इंक्रीमेंट होगा। देखो ये फॉर लूप इसका ब्रैकेट बंद हुआ, ठीक है, पहले वाला फॉर लूप लास्ट में बंद होगा, फिर ये वाला फॉर लूप है, मतलब ये सोचो ये बाहर वाला कमरा है, बाहर वाले कमरा ये बंद हुआ, अंदर वाला कमरा ये बंद हुआ। ठीक है, तो मतलब बाहर वाले के कमरे के अंदर ही अंदर वाला कमरा बंद होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि बाहर वाला फॉर लूप के अंदर अंदर वाला फॉर लूप बंद होगा। तो हमने आई की वैल्यू 1 से रखी, हमने 3 तक, जैसा हमने एग्जांपल में समझा। और अंदर वाले जे की वैल्यू भी हमने कहाँ तक रखी? 1 से लेके 3 तक रखी। और हमने ई को क्या किया? डॉलर आई की वैल्यू और डॉलर जे की वैल्यू ब्रेक लाइन अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। यहाँ पर तो आउटपुट दिखाने के लिए जगह नहीं थी, तो एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया। देखिए ये क्या हुआ, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हुई? 1। आई की वैल्यू 1 होगी तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। उसके बाद जे की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, तो जे की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, फिर जे की वैल्यू क्या होगी? 1 हो गई। फिर आई की वैल्यू क्या हुई? नेक्स्ट में आई की वैल्यू तो 1 ही है, फिर 1 के बाद क्या हो जाएगा? देखो आई की वैल्यू 1 हुई ना, 1 के साथ क्या प्रिंट होगा? पहले 1 के साथ 1 प्रिंट हो गया, फिर 1 के साथ क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा, फिर 1 के साथ क्या प्रिंट होगा? 3 प्रिंट होगा। देखो 1 के साथ पहले 1 प्रिंट होगा, 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3। ये समझ आ गया? अंदर का लूप खत्म हो गया। अब आई की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। 2 की वैल्यू छोटी है 3 से, तो हाँ नीचे वाला लूप एग्जीक्यूट, तो 2 के साथ क्या होगा? पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 के साथ 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 के साथ 3 प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 के साथ 1 प्रिंट हो गया, सॉरी 2 के साथ 1 प्रिंट हो गया, 2 के साथ 2 प्रिंट हो गया, 2 के साथ 3 प्रिंट हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ हमारे पास? आई की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो 3 और जे की वैल्यू क्या है? पहले हम आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो 3, और जे की वैल्यू क्या हो रही है? पहले 1, फिर 2, फिर 3। मतलब 3 के साथ क्या प्रिंट होगा? पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 3 के साथ 2 प्रिंट होगा, फिर 3 के साथ 3 प्रिंट होगा। तो मतलब ऐसे चलता है हमारे पास लूप के अंदर लूप कि आई की वैल्यू 1 है, तो 1 के लिए ये लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार। 1 के साथ चला ना ये लूप 3 बार, 1 के साथ 1 प्रिंट हो गया, 1 के साथ 2 प्रिंट हो गया, 1 के साथ 3 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू 2 हुई, फिर 2 के साथ 3 बार चलेगा, 2 के साथ 1 प्रिंट हो गया, 2 के साथ 2 प्रिंट हो गया, 2 के साथ 3 प्रिंट हो गया। ऐसे ही 3 के साथ चलेगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप का मतलब क्या होता है? अगर हमने किसी एरे में से ट्रैवर्स करने, फॉर एग्जांपल हमने एरे बना दिया, हमने 3 स्टूडेंट्स का एरे बना दिया, निशा, राम और शकुंतला, मान लो 3 स्टूडेंट है, तो हर बार ये लूप 3 के लिए चलेगा। पहले निशा का रिजल्ट कैलकुलेट करे, फिर शकुंतला का करे, फिर राम का एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो PHP फॉर ईच लूप इज यूज टू ट्रैवर्स एरे एलिमेंट। एरे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या, लिखने का तरीका क्या? देखो फॉर ईच लूप, इससे पहले क्या होगा? PHP टैग शुरू होगा, PHP टैग यहाँ पर बंद होगा। इसे मैं ठीक कर देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो क्या होगा, PHP का टैग ओपन होगा और PHP का टैग क्लोज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम? पहले क्या लिखते थे? उसका फॉर लूप में सिर्फ फॉर लिखते थे, हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? फॉर ईच। फॉर ईच हमने स्पेसिफाई कर दिया, इसका भी ब्रैकेट शुरू जिसमें हम कंडीशन लिखेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद। इसमें क्या लिखेंगे? एरे। एरे मान लो हमने स्टूडेंट नाम का एरे बना दिया, ठीक है,
और एज वेरिएबल कोई भी इसका काउंटर दे दो, कोई भी वेरिएबल, यहाँ पर भी कुछ भी नाम लिख सकते हैं और ये भी कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अब क्या होगा, जो भी कोड हम लगाएंगे वो हमेशा वेर पे लगेगा। ठीक है, हमने एरे का नाम एक एक एलिमेंट का हम क्या दे रहे हैं, वेर, एरे का एलिमेंट वेर। ठीक है, तो वेर पे ऑपरेशन लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने PHP का टैग ओपन करा, PHP का टैग क्लोज कर दिया। हमने एक सीजन नाम का एरे बनाया। ठीक है, सीजन और एरे कैसे बनाते हैं PHP में, हमने लिखा एरे ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद और लास्ट में सेमीकोलन। अब क्योंकि ये क्या है, टेक्स्ट टाइप का डेटा, तो उसमें क्या आएगा, डबल कोड आएगा। तो हमने एरे बनाया, एरे क्या है, डबल कोड में हमने लिखा समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटोमन। तो हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे पास कितने सीजन हो गए, हमारे पास 4 सीजन्स हो गए। हमने एक एरे बना दिया। अब इन सब के लिए मैसेज प्रिंट करना है, सीजन इज समर, सीजन इज विंटर। तो हमारे पास कैसे लिखेंगे, फॉर ईच, एरे का नाम क्या हमारे पास, सीजन, एज कुछ भी नाम रख दो। हमने क्या लिख दिया, डॉलर, हम डॉलर से रिप्रेजेंट करेंगे एरे को भी, वेरिएबल को भी। एरे भी क्या है हमारे पास, वेरिएबल। फिर फॉर ईच का ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद। हम ई को क्या करेंगे, सीजन इज, सीजन इज हमने कोई मैसेज लिख दिया जो सबके लिए सेम ही रहेगा, सीजन इज, और कॉलन का साइन आएगा। और हम क्या लिए यूज करेंगे, हम ARR, हमने ARR यूज करा। और ब्रेक लाइन यूज करा। ब्रेक लाइन से क्या होता है, सब अलग अलग लाइन में चले जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, सीजन इज, पहले क्या हो गया, समर, मतलब फॉर ईच के लिए, मतलब सीजन के लिए चलेगा अभी है। विंटर में, अब एरे में क्या आ गया, ARR में क्या चला गया, पहले समर चला गया, फिर विंटर चला गया, फिर स्प्रिंग चला गया, फिर ऑटमन चला गया। तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह आप PHP के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी जैसी ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जल्दी अपना ये कोर्स कंप्लीट कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को हो सके तो अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।